यानी सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लिबरल्स, डेमोक्रेट्स, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में अलग अलग तरह की विचारधाराएं बनने लगी जो अलग अलग तरह के गवर्नमेंट को फेवर कर रही थी। इनमें से एक थे लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे? वो लोग जो ये मानते थे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म चाहते थे कि लोगों को वोटिंग राइट मिले, मेल सफरेज यानी कि पुरुषों को वोटिंग का अधिकार मिले। उसके अलावा वो ये चाहते थे कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक के अंदर भी लिबरलिज्म होना चाहिए, यानी कि जो भी व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है या जो भी व्यक्ति कोई भी काम करना चाहता है वो कर सके। मार्केट में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो गिल्ड्स बने हुए हैं यानी कि एसोसिएशंस जो बनी हुई है वो खत्म हो जाए ताकि कोई भी व्यक्ति फ्रीली अपना बिजनेस कर सके, क्योंकि व्यापारियों के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। जो सिस्टम था टैक्सेस का वो सही नहीं था और जो मेजरमेंट यूनिट्स थी वो भी यूनिफॉर्म नहीं थी, अलग अलग तरीके से मेजरमेंट होती थी। तो उनकी ये डिमांड थी, इसलिए नेपोलियन जब सत्ता में आए तो उन्होंने चेंजेस करने शुरू कर दिए थे। मेजरमेंट टेक्निक को चेंज कर दिया था, करेंसीज जो थी अलग अलग उनको चेंज कर दिया था और मार्केट्स को खोल दिया था, रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई थी, टैक्सेस जो है वो कम कर दिए गए थे। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, जिस तरह से गरीब, बेरोजगार और पीसेंट्स जो और वर्कर्स यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रिवोल्ट कर रहे थे 1848 में, a revolution led by educated middle class, उसी समय में यूरोप के अंदर जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो भी रिवोल्ट करने के लिए सामने आया। Events of February 1848 in France had brought about the election of the monarch and the republic based on universal male suffrage. February events हुए 1848 में फ्रांस के अंदर और उसके बाद वहां पर ये डिमांड होने लगी कि मोनार्शियल सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और रिपब्लिकन सिस्टम बना दिया जाए जो कि यूनिवर्सल मेल सफरेज बेस्ड हो, यानी सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार हो। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ये हमने पढ़ा फ्रांस के बारे में, यूरोप के जो बाकी हिस्से थे वेयर इंडिपेंडेंट नेशंस डिड नॉट येट एग्जिस्ट, यानी कि जहां पर अभी भी इंडिपेंडेंट देश नहीं बने थे, such as Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism and national unification. जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में पुरुष और महिलाएं सभी जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और जो लिबरल्स थे वो लगातार ये डिमांड करने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था होनी चाहिए और पूरा देश जो है उसका यूनिफिकेशन हो जाए, यानी कि देश जो अलग-अलग टुकड़ों में बटा हुआ है वो खत्म हो जाए और पूरा कंट्री जो है उसकी बाउंड्रीज डिसाइड हो जाए कि ये हमारा एक नेशन है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे इटली है, चाहे पोलैंड है। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of a nation state on parliamentary principles. अब क्योंकि पुअर भी रिवोल्ट कर रहे थे, अनएम्प्लॉयड भी रिवोल्ट कर रहे थे, पीसेंट्स भी विरोध कर रहे थे, तो उसकी वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उनको और भी बढ़ती हुई जनसंख्या में जो आक्रोश बढ़ रहा था उसका भी उन्हें बेनिफिट मिला, यानी कि वो जो एलाइट्स विद्रोह कर रहे थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उनको बाकी लोगों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ जो शिक्षित लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जब बाकी लोग भी जो अदर कैटेगरी से हैं उन्होंने भी उनका साथ देना शुरू किया तो विद्रोह जो है और ज्यादा ताकतवर बन गया। और ये लोग मांग कर रहे थे संविधान हो, लोगों को प्रेस को आजादी हो और एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम भी हो, यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है तो उन लोगों को ऐसा करने की आजादी होनी चाहिए। In the German region, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. In the German regions, Germany के जो भी क्षेत्र थे, a large number of political associations whose members were middle class professionals, वो associations राजनीतिक संगठन जिनके मेंबर्स जो थे प्रोफेशनल थे या बिजनेसमैन थे या प्रॉस्पेरस आर्टिसन थे, वो इकट्ठा हुए सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट के वो लोग ऑल जर्मन नेशनल
के लिए वोट करेंगे। सब लोग इकट्ठा हुए हैं किसके लिए? वोटिंग के लिए, ताकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जा सके। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul. 18 मई 1848 में 831 लोगों का चुना हुआ समूह जो है वो कहां पर पहुंचा? चर्च में पहुंचा शपथ लेने के लिए। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. उन्होंने एक नया संविधान बनाया, या जर्मनी के लिए एक नए संविधान का गठन किया गया जिसमें कि राजा तो हो लेकिन जो व्यवस्था है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से होनी चाहिए, यानी कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है वही देश के लिए कानून और व्यवस्था बनाए। लेकिन अगर मंत्री कोई बात कहेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, तो मंत्री उस बात को राजा के सामने रखे, राजा उसको पास कर देगा तो सब लोगों को वो बात माननी पड़ेगी। इसलिए राजा तो हो ताकि व्यवस्था सही सुचारू रूप से चलती रहे, लेकिन राजा करे क्या? जो रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं। क्लियर? जैसे प्रधानमंत्री वो कहते हैं, वो करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बताते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग बिल पास होता है, उसी के अकॉर्डिंग लॉ बनता है। तो वो ये चाह रहे थे ठीक है अगर हम कोई बात कहेंगे तो वो अप्लाई कैसे होगी? जब तक राजा की ठप्पा नहीं लगेगा। तो राजा हो लेकिन सिस्टम पार्लियामेंट्री तरीके से चलना चाहिए, यानी कि सब लोगों की इच्छा के अनुसार कानून बने और फिर राजा उसको पालन में लाए। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. When the deputies offered the crown on these terms to Friedrich William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. उन्होंने इसी बात का ख्याल रखते हुए पर्शिया, जर्मनी के साथ ही लगता हुआ देश है प्रुशिया, प्रुशिया के राजा को उन्होंने ऑफर किया कि आप ही हमारे देश के बीच राजा बन जाएं और हमारे देश की व्यवस्था को चलाने में हमारी हेल्प करें। विलियम ने कहा नहीं, ये खाली लिफाफे वाली गद्दी मुझे नहीं चाहिए कि शासन व्यवस्था तो आपके अकॉर्डिंग चलेगी और ठप्पा मेरा लगेगा। तो मुझे पावर तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने तरीके से शासन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इवन की जो आस पड़ोस के वो दूसरे देश जहां पर मोनार्शियल रूल था उसने उनके सहयोग से इसको अपोज किया कि जैसे बाकी राजा शासन कर रहे हैं मैं तो वैसे ही शासन करूंगा और मैं उन्हीं का साथ दूंगा, मैं आपकी बात को फेवर नहीं करता। मुझे ऐसा साम्राज्य दीजिए जिसमें मैं तो बैठ जाऊं, लेकिन कानून व्यवस्था या नियम कौन बनाएगा? आप बनाओगे। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, जब opposition दो लोग जो इस रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का विरोध कर रहे थे वो और मिलिट्री मिलकर आगे आए, तो उसकी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है जर्मनी के अंदर खत्म हो गया। The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers. पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स कौन थे? वो जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनमें से ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे और वो बिजनेसमैन थे और वो वर्कर्स के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए उसका विरोध किया जाने लगा कि ये तो गरीब लोगों के उत्थान के बारे में बात कर रहे हैं, अमीर लोगों की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, तो अमीर लोगों के बारे में कौन बात करेगा? इसलिए उसको अपोज किया जाने लगा और धीरे-धीरे उनका जो सपोर्ट था वो भी खत्म हो गया। In the end, troops were called in and assembly was forced to disband. आखिर के अंदर सेना को बुला लिया गया और असेंबली जो है वो डिसबैंड कर दी गई कि ये असेंबली अब काम नहीं करेगी, अब ये असेंबली जो है वो खत्म है और शासन सत्ता मिलिट्री के हाथ में आ गई है। जैसे म्यांमार में हुआ है अभी, म्यांमार के अंदर जो वहां की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो लेडीज जिन जो कई साल जेल में रही हैं, अभी 15-20 दिन पहले म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, आर्मी ने पूरे प्रशासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में कर लिया है और जो प्रधानमंत्री थे उनको नजर बंद कर दिया है, उनको जेल में डाल दिया है, जितने उसके कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको जेल में डाल दिया है। और जब रिवोल्ट करने लगे लोग, आम जनता जब विरोध पे आई तो आर्मी ऑफिसर ने ये कहा कि जो भी विरोध करेगा उसको पकड़कर जेल में डाल देंगे अगले 20 साल के। तो दो चीजें होंगी, या वो लोग शांत होकर बैठ जाएंगे या इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको सपोर्ट करेगी, यूएनओ का समर्थन मिलेगा, यूएनओ आर्मी भेजेगा और आम लोग जो है उनका ये कोई बात नहीं, मरना ही तो है, जेल में सड़क के मरे से तो सड़क पे विरोध करते हुए मरे, शासन व्यवस्था तो बहुत अच्छी बदलेगी। और अगर इसी तरह से हम लोग बर्दाश्त करते रहे तो आने वाले टाइम क्या होगा? आर्मी का ही शासन रह जाएगा, वो डिक्टेटर बन जाएगा जो आर्मी कमांडर है, फिर
फिर हमारे बच्चे सफर करेंगे, आने वाली जनरेशन सफर करेगी। और अगर अब हम रिवोल्ट करते हैं तो इस सिस्टम को हम बदलेंगे। हम लोग जब विरोध प्रदर्शन करेंगे तो बाकी जो दुनिया के देश हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, चाहे रशिया है, चाहे यूएस है, चाहे इटली है, चाहे फ्रांस है, वो सब हमारे समर्थन में आएंगे और हो सकता है हम वापस अपनी सत्ता को, प्रयास तो लोग करेंगे ही करेंगे कि इस तरह से तो शासन चल नहीं सकता, सीक्रेट सोसाइटीज बन जाएंगी जैसे दिल्ली में बनी थी। और अब हालात अलग है, अब तो ऐसा भी होता है कि यूएनओ अपनी ही आर्मी भेज दे। ठीक है, म्यांमार की आर्मी कितनी बड़ी, जब यूएनओ आर्मी भेजेगा तो सारे देशों की आर्मी बनाकर भेजेगा। यूएस की आर्मी अगर आएगी तो कैसे म्यांमार वाली आर्मी फेस कर पाएंगे। These the issues of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. इस लिबरल मूवमेंट के अंदर भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर कोई बात नहीं की गई थी। In which large numbers of women had participated actively over the years. जबकि लंबे समय तक महिलाएं जो हैं वो हर आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही थी। Women had formed their own political associations. महिलाओं ने अपने ही राजनीतिक संगठन बना लिए, न्यूज़पेपर्स में छापने शुरू कर दिए, and taken part in political meetings and demonstrations. Even की वो धरना प्रदर्शन में भी हिस्सा ले रही थी। Despite they were denied, इसके बावजूद भी उनको political rights नहीं मिले थे। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors' gallery. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul, women were admitted only as observers. जब सेंट पॉल चर्च के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन हो रहा था तो महिलाएं जो हैं वो केवल मूक दर्शक थी। ऊपर वाली लाइन में देखिए, इस पिक्चर में ऊपर यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर फीमेल है, यानी कि वो सिर्फ देख पा रही है, उनको कुछ भी करने की परमिशन नहीं मिल रही है। और अगर आप अब की अगर बात करें तो जर्मनी के अंदर जो चांसलर है वो एक फीमेल ही है। क्या नाम है उनका? He is one of the most powerful person in the world. और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जर्मनी के अंदर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी होगी वो टीचर्स की होगी। तो जजेस ने और डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्शन लगाया कि हमसे ज्यादा सैलरी टीचर्स को कैसे मिल सकती है। एंड शी रिप्लाइड, आप किसकी वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं? क्या आप खुद पढ़े थे? किसने पढ़ाया? टीचर में। जब एक टीचर ने एक जज बना दिया है तो फिर उसका रिगार्ड होना चाहिए। तो अलग बात है कि हमारे यहाँ पर तो conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848. Conservatives ने liberal movements को दबा दिया था 1848 में। They could not restore the old order, लेकिन वो जो पुराना ऑर्डर था उसको they could not restore the old order, जो पुराने आदेश थे उनको रिस्टोर नहीं किया गया था। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession. लगातार आंदोलन हो रहे थे 1930 से लेकर 48 तक, लगातार 18 साल से आंदोलन जब चले आ रहे थे तो सरकार को या कंजर्वेटिव्स को या राजा को ये रियलाइज हो गया कि इस तरह से तो मैं ये किसी ना किसी दिन मुझे मान देंगे या सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अच्छा है कि इनके जो डिमांड्स हैं उनको मान लिया जाए, ये भी खुश होंगे और मेरी पावर भी बनी रहेगी। क्योंकि जब लगातार लोग आपको विरोध करते जा रहे वो आप दबा रहे तो कहीं कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब ये विद्रोह इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको दबा ही नहीं पाएंगे। तो राजा ने ये रियलाइज किया कि अब मुझे इनकी बात माननी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़ेगी। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1850. इसी कारण से 1848 के बाद यूरोप के सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर वो सिस्टम आने लगे जैसा कि 1815 के टाइम से पहले फ्रांस में आ चुके थे, यानी कि लुईस के बाद या नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे फ्रांस के अंदर वैसे ही चेंजेस 1848 के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी आने शुरू हो गए। जब एक जगह कोई चीज होती है तो धीरे-धीरे उसका इम्पैक्ट जरूर फैलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन 18वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था इंग्लैंड के अंदर और आज पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है।
देश जो है वो संपन्न होगा, अमीर होगा। तो कोई भी इंसिडेंस जब एक जगह पर होगा उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे बाकी जगहों पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। डेमोक्रेसी की शुरुआत फ्रांस में हुई और इंडिया में एंजॉय हो रही है। एक सर्वे किया है यूएस ने और उसमें ये बताया गया कि भारत के लोग सबसे ज्यादा असंतुष्ट हैं अपनी सरकार से। और एक उसी देश की एक दूसरी फर्म ने जब ये सर्वे किया तो ये पाया गया कि 70% भारतीय अपने लोकतांत्रिक सिस्टम से संतुष्ट हैं, जबकि यूएस के अंदर 38% लोग हैं जो अपने सिस्टम से संतुष्ट हैं। फ्रांस के अंदर 41% लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारी सरकार जो सही तरीके से काम करती है। हमारे देश के अंदर लोगों का संविधान में विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट में आज हमारे देश के टाइम में जो भी देश आजाद हुए थे वहां की शासन व्यवस्था चेंज हो चुकी है, संविधान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुके हैं, लेकिन हमारा संविधान इस तरीके से बनाया गया कि आज भी लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को फेवर भी करता है। Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominion and Russia. serfdom और bonded labor बंधुआ मजदूरी और ये जो जमीन किराए पर लेकर ये जो खेती करते थे मजदूर, ये सिस्टम खत्म हो गया हैब्सबर्ग के अंदर और रशिया के अंदर। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 67. हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी के लोगों को 1867 के अंदर और भी ज्यादा अधिकार दे दिए। मेकिंग ऑफ जर्मनी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा यहां से बनता है। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली तो 3 मार्क्स के पूछा जा सकता है। 10 नंबर में लेसन में कहीं से पूछ लिया सकता है। ध्यान से देखेंगे ये 4.1 Germany can the army be the architect of a nation after 1848? 1848 के बाद nationalism in Europe moved away from the association with democracy and revolution. 1848 के बाद nationalism in Europe धीरे-धीरे राष्ट्रवाद जो है from its association with democracy and revolution बढ़ने लगा। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power. जो conservative थे वो nationalist को ये इस तरह से प्रदर्शित कर रहे थे कि monarchical rule best है क्योंकि ये हमारी culture का एक part है। And achieving political dominion over Europe. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. और धीरे-धीरे इन्हीं कारणों से जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ। As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans. अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे मिडिल क्लास जर्मनी के जो मिडिल क्लास लोग थे वहां पर राष्ट्रवाद की भावना फैल गई थी। Who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. और वो लगातार ये प्रयास करने लगे कि या जब 1848 में ये प्रयास होने लगे जर्मनी के अलग-अलग रीजन्स के अंदर कि सब लोग जो है वो मिलकर 39 जर्मन कन्फेडरेशन को मिलाकर एक नया देश बना दें। This liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and military. ये जो लिबरल्स आंदोलन कर रहे थे जर्मनी को इकट्ठा करने की, जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था 39 स्टेट्स थे उसमें, और वो वहां के लोग जो है लिबरल्स है वो प्रयास कर रहे थे कि जर्मनी जो है वो एक नेशन बन जाए। और जब वो प्रयास कर रहे थे तो मिलिट्री ने और जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने मिलकर उस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। मिलिट्री ने क्यों? क्योंकि राजा ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अगर लोग अपने तरीके से देश को रक्षा करेंगे, नेशनलिज्म की फील्ड में मत होगी तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम बनेगा तो राजा की पावर खत्म हो जाएगी। और लैंडलॉर्ड्स भी चाहते थे कि अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो लैंडलॉर्ड्स की जो है फ्यूडल सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, उनकी पावर्स भी जो है वो खत्म हो जाएगी। This liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large landowners. 1 मार्क में जमकर्स अगर पूछा जाता है, who were the जमकर्स? जमकर्स कौन थे? लार्ज लैंड ओनर थे। प्रिशा के लार्ज लैंड ओनर्स को जमकर्स कहा जाता था। From then on, Prisha took on the leadership of the movement for national unification.
प्रशा ने जर्मनी के यूनिफिकेशन का जिम्मा उठाया. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process carried out with the help of the Prussian army. मार्क करिए इस पैसेज को. यहाँ Otto von Bismarck से एक स्टार मार्क लगा के write down the role of Otto von Bismarck in unification of Germany. Write down the role of Otto von Bismarck in unification of Germany. One mark में who was Otto von Bismarck? He was the chief minister of Prussia. Was the architect Otto von Bismarck को इटली का आर्किटेक्ट बताया जाता है. क्यों? क्योंकि पर्शियन आर्मी की हेल्प से उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था. 3 युद्ध लड़े ऑटो वन बिस्मार्क ने 7 साल के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ. एक्टिव इन पर्शियन विक्ट्री और इन तीनों युद्धों में यह फ्रांस को हराकर वहां पर प्रशा की जीत हुई और प्रशा की जीत के साथ ही यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया. इन जनवरी 1871 में द पर्शियन किंग विलियम I वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर. विलियम I जो है पूरे जर्मनी का राजा बना दिया गया इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स. ये प्रोसेस था. प्रोसेस क्या था? ऑटो वन बिस्मार्क ने 7 इयर्स तक युद्ध लड़े. 3 युद्ध उन्होंने लड़े और उन 3 युद्धों में लड़ने के बाद 1871 में प्रशा की जीत हुई और विलियम I को जर्मनी का राजा डिक्लेयर कर दिया गया. यानी कि अब जर्मन कॉन्फेडरेशन की बजाय जर्मनी बन गया एक नया देश. 39 स्टेट्स की बजाय अब सिंगल कंट्री को बन चुका है. क्लियर है भाई साहब? सुनो, सुनने से भी समझ में आता है. याद नहीं कर सकते, कहानी याद होगी तो भी आप लिख सकते हैं. पेपर बाइलिंगुअल मेथड में होता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश में ना लिख सके, हिंदी में भी लिख देंगे ना तो नंबर मिलेंगे. ऐसे इसमें पास होना सबसे ज्यादा आसान है. कोई टर्म से ही याद करनी, सिर्फ कहानी सुनेंगे तो भी लिख देंगे. इसलिए मेरी हर बात को यशराज बड़े ध्यान से सुनते हैं. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser Wilhelm I of Prussia. 18 जनवरी की कड़कड़ाती ठंड के अंदर an assembly comprising the princes of the German state, princes of German state के जो princes prince representative of the army के representative और प्रशा के जो important ministers थे including Otto von Bismarck, वो इकट्ठा हुए पैलेस ऑफ वर्साइल्स के अंदर और वहां पर नए जर्मन सम्राट का राज तिलक कर दिया गया और वो सम्राट थे काइजर विलियम I. प्रशा जो है अब किस नाम से जाना जाता है? प्रशा. पर्शिया जो है अब ईरान के नाम से जाना जाता है. पर्शिया में पारसी कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन वहां मुसलमान आने शुरू हुए और धीरे धीरे जो है वो एक मुस्लिम देश बन गया. और रिसर्च ये कहती है कि आने वाले 50 सालों में भारत एक मुस्लिम देश बन जाएगा. क्योंकि जब हमें आजादी मिली थी तो भारत में जो मुसलमान थे वो 3% तक थे. आज देश की 20 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, ज्यादा भी सकते हैं. पाकिस्तान में 8 लाख मुसलमान थे, अब 0.001% सॉरी पाकिस्तान में 8% जो 0.001% रह गए, क्योंकि या तो वो मुसलमान बन चुके हैं या वो खत्म हो गए हैं. ऐसे ही कश्मीर जो है वहां से 3 लाख लोग रातों रात भागे थे या उनको वहां से निकाल दिया गया था. मुसलमानों ने जबरदस्ती उनके घर पर कब्जा कर लिया. तो कश्मीरी पंडित थे उनको अपनी जगह पर छोड़कर
हिंदू स्कूलों के लिए कोई सिस्टम नहीं है पेमेंट का, लेकिन जो मदरसे हैं मदरसों में सरकार पैसा देती है। एक मुस्लिम की या माइनॉरिटीज में जो है नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की क्वालिफिकेशन फ्री है। उनको स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर भी 15-20 हजार रुपए स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिलता है, उनकी कोई फीस नहीं लगती और सीट्स भी रिजर्व